आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आज अपना बिहार में सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चलिए आपको बताते हैं कि वो बड़ी खबर क्या कुछ है। सुशांत मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये आपको हम बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। आज सीबीआई रिया के खिलाफ नया एफआईआर कर सकती है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराया है। सीबीआई मामले में नया एफआईआर कर सकती है, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुशांत मामले में ये बड़ी अपडेट है, जहां दिख रहा है कि रिया पर लगातार रिया की मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिख रही है। सुशांत के पिता ऑलरेडी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं और इन सब के बीच सीबीआई मामले में नया एफआईआर दर्ज करा सकती है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शंकर, रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। खबर है कि सीबीआई नया एफआईआर दर्ज करा सकती है। आप तक क्या कुछ जानकारी आ रही है और सीबीआई के एफआईआर में क्या कुछ डिटेल हो सकते हैं, ये जरा बताइए। देखिए सुकन्या, अगर इस मामले की बात करें तो जिस तरह से बिहार सरकार ने इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा किया था, तो अब इतना स्पष्ट हो चुका है कि इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और एफआईआर दर्ज करने का जो एक निर्देश है सीबीआई को मिल चुका है। सीबीआई इस मामले पर अपनी टीम का गठन भी कर चुकी है और जल्द ही इस मामले पर कई महत्वपूर्ण जो कार्रवाई है वो कर सकती है। और इस मामले पर एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और इस मामले पर अब सीबीआई का कदम पीछे नहीं हट सकता है। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से एक मामला कोर्ट में अभी भी लंबित पड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई जांच से संबंधित वो तमाम मसले कहे गए हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जब सीबीआई अपना काम आगे बढ़ा चुकी है तो उस मामले में पीछे नहीं हटा जा सकता है और इस मामले की तफ्तीश सीबीआई स्टार्ट कर चुकी है। इसमें अब कोई भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई जांच कल ही इस मामले में सीबीआई के अधिकारी ने औपचारिक तौर पर पुष्टि करते हुए कहा है कि हम लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल चुका है, हमारी टीम अब इस मामले में जांच करने के लिए जुट गई है। अब अगर बात करते हैं अब सीबीआई इस मामले में किस तरह से जांच करेगी। सीबीआई में एक ब्रांच होता है स्पेशल ब्रांच। स्पेशल क्राइम से संबंधित जितने मसले होते हैं, जिसमें किसी का संदिग्ध मौत होता है या इस टाइप की क्राइम का जो मसला होता है, वो इस मामले को दर्ज करती है। तो स्पेशल ब्रांच की जो टीम है सीबीआई की, वो इस मामले में जांच करेगी। और सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई की जो फॉरेंसिक लैब है वो देश में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, सबसे आधुनिक माना जाता है। तो यहाँ से वो तमाम फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद इस मामले में रिया चक्रवर्ती का जो उसका बयान और साथ ही इस मामले पे जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स होंगे उसका जो जांच होगा वो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण होगा। टेक्निकल इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो वो है रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फोन, या इस मामले में जो दूसरे अन्य आरोपी होंगे उसका मोबाइल फोन, किस तरह से चैटिंग होती थी, किस तरह से बातचीत होती थी। और इन मामलों में जो तमाम आरोपियों का जो बयान दर्ज होगा वो इस मामले में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस मामले में अगर दूसरी जांच एजेंसी ईडी की बात करें तो ईडी ने कल इस मामले पर सुशांत के एक मैनेजर का बयान कल दर्ज किया है, जो काफी महत्वपूर्ण बयान है तो कहा जा सकता है। सुशांत का जो एक मैनेजर है उसका नाम है सैमुअल मिरांडा। सैमुअल मिरांडा से कल जो देर रात तक कल पूछताछ हुई है और उस पूछताछ के बाद अब सीबीआई जब आगे पूछताछ करेगी तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। इस मामले में सैमुअल मिरांडा की अगर बात करें तो किस तरह से सुशांत के कर्मचारियों को हटाया गया, जो पुराने कर्मचारी थे जो सुशांत के साथ रहते थे, उसको क्यों हटाया गया, किसके कहने पर हटाया गया और इस मामले में कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। तो इन तमाम मामलों पर कल विस्तार से पूछताछ हुई है। निश्चित तौर से सीबीआई भी इस मामले पर आगे सैमुअल मिरांडा से पूछताछ करेगी। हालांकि 7 तारीख का वक्त मुकर्रर किया जा चुका है, जिसमें कि ईडी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाई है। ये तमाम पूछताछ मुंबई स्थित जो ईडी का ब्रांच है वहां पे की जाएगी। एक तरह से कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती सहित जो इस मामले में दूसरे अन्य आरोपी हैं जी, आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। और इस मामले में जब सीबीआई तफ्तीश करेगी तो हो सकता है कि इस मामले पर कई और भी जो नए और महत्वपूर्ण एंगल वो सामने आ सकते हैं। चलिए शंकर, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पूरी बातचीत से ये साफ है कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई यहां पर दिख रही है, क्योंकि सीबीआई एक और तो नया एफआईआर दर्ज करेगी ही, लेकिन इन सब के बीच 7 तारीख को ईडी भी पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के गुनहगारों के लिए अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि एक तरफ जहां इस मामले की जांच नई एफआईआर जी हां सीबीआई कर रही है और ये नई एफआईआर दर्ज करेगी, तो वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ईडी का भी शिकंजा कसता दिख रहा है।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक एक राज अब बेनकाब होगा। बेनकाब होंगे हर वो चेहरे जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुशांत की मौत मामले में सीबीआई अब एक्शन में आ चुकी है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और बुधवार को इस बाबत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज सुशांत मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया जाएगा। वहीं बिहार पुलिस को अब तक मामले में हाथ लगे सबूत के आधार पर सीबीआई सुशांत की मौत के गुनहगारों पर शिकंजा कर सकती है। आप भी जानिए बिहार पुलिस को हाथ लगे सबूतों के बारे में। सबूत नंबर 1, सुशांत के तीनों बैंकों के अकाउंट स्टेटमेंट। सबूत नंबर 2, यूपीआई पेमेंट का स्टेटमेंट। सबूत नंबर 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेजर बैलेंस की कॉपी। सबूत नंबर 4, करीब 48 पन्ने में रिया और सुशांत के बीच बैंक अकाउंट से हुआ लेन देन। सबूत नंबर 5, 13 पन्नों में सुशांत और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत का स्क्रीनशॉट। सबूत नंबर 6 लोगों के रिकॉर्डेड बयान और एक प्रमुख गवाह से टेलीफोन पर हुई रिकॉर्डेड बातचीत। वहीं इस पूरे मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। वहीं रिया पर अब ईडी का भी शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया है। समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को ईडी के मुंबई दफ्तर में पेश होना होगा। दरअसल सुशांत के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका सीधा ताल्लुक रिया चक्रवर्ती से था। इसी सिलसिले में रिया को ईडी के सवालों का सामना करना होगा। जाहिर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 50 दिनों बाद तक हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली मुंबई पुलिस भी अब सुशांत की मौत के गुनहगारों को नहीं बचा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाएगी सीबीआई, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं जो मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां सकरा थाना पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में जख्मी सकरा थानेदार रामनाथ प्रसाद की हालत नाजुक बताई जा रही है। थानेदार के अलावा 5 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जिनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। भीड़ ने थानेदार का पिस्टल भी छीन लिया, लेकिन बाद में उसे बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि बीती रात करीब 9 बजे सकरा के मुसहरी गांव के पास बाढ़ पीड़ितों ने NH 28 को जाम कर दिया था, जिसे छुड़ाने गई पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया। इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके के शराब माफिया पर हमला करने का आरोप लग रहा है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। सुधीर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, ये जरा बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला है और आखिर पुलिस टीम पर क्यों हमला किया गया, और ये भी बताइए कि जो पुलिसकर्मी जख्मी है उनकी क्या स्थिति है। जी, ऐसा है कि ये पूरी कहानी बाढ़ पीड़ितों की परेशानी से शुरू हुई और उन लोगों ने पहले जाम किया, छुड़ाने गई पुलिस पर हमला किया। लेकिन इसके पीछे जो मनसा है वह शराब माफियाओं की करतूत है। बाढ़ की पीड़ा के चेहरे पर उन लोगों ने अपना खूनी खेल खेला है और थानेदार पर बड़ा हमला किया है। अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया है। थानेदार की हालत थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। बाकी लोगों को चोट लगी है, सर में भी चोट आई है। तो और इस दौरान उनकी पिस्टल भी छीन ली गई थी। तो भीड़ को यह पता था कि पिस्टल अगर नहीं मिलेगी तो पुलिस ज्यादा हड़दंग मचाएगी, इसलिए पिस्टल वापस कर दिया गया। लेकिन पुलिस की पिटाई करते हुए लोगों को पता नहीं था कि गैर कानूनी है। जाहिर है यह पूरी सोची समझी साजिश है। इलाके के शराब माफिया जो पुलिस पर अपनी दबिश बनाना चाह रहे थे, उन लोगों ने रात्रि में जाम करवाया। सबसे बड़ी बात है कि ये सड़क जाम रात में होता है। सड़क जाम अमूमन दिन में हुआ करता है, लेकिन बाढ़ की पीड़ा को लेकर रात में जाम कराया गया। तो सोच समझकर रात में पुलिस को वहां बुलाया गया और उस पर हमला हुआ है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। हालात इतने खराब हो गए थे कि देर रात जिले से वरीय अधिकारियों को वहां जाना पड़ा। वहां गए, फिर खदेड़ा लोगों को और 6-7 लोगों को वहां हिरासत में लिया गया है। तो जांच की जा रही है। बाकी चीजें तो अभी पुलिस आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है, लेकिन यह पूरा मसला जो चूंकि स्थानीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो यह पूरा मसला शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है और पुलिस पर हमला करके दिखाना चाह रहे थे कि वे दबंग है। लेकिन अब पुलिस को देखना है कि वह उनकी दबंगता पर कितनी कार्रवाई करती है। बिल्कुल, ये जरा बताइए कि थानेदार की हालत नाजुक है, ऐसी खबर हम तक आ रही है, उस बारे में कोई जानकारी? अब उनकी स्थिति क्या है? थानेदार आईसीयू में है। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बहुत रिकवरी की बात अभी तक सामने नहीं आई है। उनके सर में चोट लगी हुई है, तो उनके जो एक्सरे और उसके बाद जो और रिपोर्ट्स आने बाकी है वो सारे रिपोर्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी तक उनका आईसीयू में रखा जा गया है और उनकी केयर की जा रही है अच्छे से।
और फिर देखते हैं कब रिकवर हो पाते हैं। बाद बाकी जो 6 लोग हैं उनको चोट लगी है, तो चोट के बाद वो लोग रिकवर है। चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका शुक्रिया। बिहार में सरकारी आवासों पर कब्जा होने की बात तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए बने आवास पर भी अब कब्जा हो रहा है, वो भी राजधानी पटना में पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के नए सरकारी बंगले पर बुधवार की देर रात सामान पहुंचा। अवधेश नारायण सिंह के परिजन और स्टाफ देखकर हैरान रह गए कि आवास का ताला पहले से ही टूटा हुआ है और अंदर गाड़ी भी लगी हुई है। हालांकि स्टाफ को देखते हुए वहां मौजूद लोग वहां से भाग खड़े हुए। देर रात उस आवास का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए बने सरकारी आवास में अवैध कब्जा होता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के आवास में सामान पहुंचाने के लिए लोग यहां पर आए। यही अवधेश नारायण सिंह का सामान है जिसे आज इस फ्लैट में शिफ्ट किया जाना था, और जब लोग यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि यहां पर अवैध कब्जा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लैट में ताला लगा हुआ था और इस ताले को तोड़कर अवैध रूप से यहां पर लोग रह रहे थे, और यही वो गाड़ी है फिलहाल जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस गाड़ी का नंबर देखिए BR01CB0033। फिलहाल इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो किसी जेई की गाड़ी बताई जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिनकी भी गाड़ी हो, इन्होंने मिसयूज़ किया है पुलिस के सिंबल का। इस गाड़ी को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आगे वाले ग्लास में ऊपर में पुलिस का सिंबल लगा हुआ है, यानी अवैध तरीके से एक रहना और दूसरा पुलिस के सिंबल का मिसयूज़ करना, ये बात अभी छनकर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन सचिवालय डीएसपी राजेश प्रभाकर के नेतृत्व में पुलिस टीम कर रही है। कई ताले जो थे वो लगे हुए थे इस फ्लैट्स में, और यहाँ पर भी जो ताला लगा था उसको तोड़ दिया गया है। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने एविडेंस के तौर पे टूटे हुए ताले और चेन को बरामद कर लिया है, और जो लोग हैं उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग आए थे, क्या जानकारी मिली थी आप लोग को यहाँ पे? हम तो आए बाद में फोन से जानकारी मिला कि ताला वाला टूटा हुआ है, गाड़ी लगी हुई है। आए तो देखे गाड़ी लगी हुई है, सामान बाहर शिफ्ट करना था यहाँ। जी। जो लोग थे वो कहाँ गए? जो निकल गए यहाँ? वो निकल के भाग गए। फिलहाल आप लोगों ने सूचना दे दी थी? हाँ, थाना को, पुलिस को सूचना दिया गया था। लेकिन एक बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए बने आवास में सुरक्षा के तमाम एहतियात बरते जाते हैं, और इसके बावजूद अगर कोई अवैध तरीके से रह रहा था तो किन परिस्थितियों में रह रहा था, और क्या उसे पता नहीं था कि यह आवास बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को आवंटित हो चुका है। बहरहाल पटना पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, और निश्चित तौर पर जो अब तक बात सामने आ रही है इस पूरे मामले में केस दर्ज कराया जाएगा, और उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जाहिर है सरकारी आवास पर इस तरह से अवैध कब्जे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के सवाल सरकारी आवास पर कब्जे का खेल चल रहा है। जी हां, न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है, और वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सरकारी आवास पर कब्जे का खेल चल रहा है, आखिर ये खेल कौन चला रहा है? सवाल यही है, कब्जाधारियों को किसकी शह मिली है? क्या ये माफिया और पुलिस प्रशासन का गठजोड़ है? क्योंकि एक तो आवास पर अवैध कब्जा, दूसरी कब्जेधारी की गाड़ी पर पुलिस का सिंबल। उत्तर बिहार में तबाही मचाने के बाद गंडक नदी फिलहाल शांत नजर आ रही है। बगहा के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज 1,21,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया। बरसात के दिनों में ये सामान्य से भी कम जलस्तर माना जाता है। जलस्तर में कमी के बाद फिलहाल बाढ़ की संभावना चल गई। वाल्मीकि नगर बराज का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। के नदियों के शांत होने के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार नीचे आ रहा है, और आज की हम बात करें तो अभी हम खड़े हैं वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम के करीब। नेपाल की 2 नदियां आकर यहाँ संगम बनाती है और यहाँ से निकलकर गंडक का रूप लेती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो गंडक नदी है बिल्कुल शांत हो दिख रही है, और नेपाल से जो नदियां आ रही है वो खतरे के निशान से काफी नीचे चली गई है, जिसके कारण बरसात के दिनों में सबसे सुखद समाचार गंडक बराज से निकल कर आया है। और आज की हम डिस्चार्ज की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,21,000 क्यूसेक का बहाव हो रहा है, जो बरसात के दिनों में बिल्कुल सामान्य से भी कम जलस्तर माना जा रहा है। तो उत्तर बिहार के लिए खासकर ये बड़ी सुखद और सुकून देने वाली खबर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18।
गंडक बराज वाल्मीकि नगर। तो बगहा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं छपरा की, जहां बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन लोगों की समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई है। यहां कई इलाकों में पानी अभी भी लोगों के घरों में घुसा हुआ है, जिससे लोगों की जिंदगी बदतर हो गई है। अमनौर विधानसभा क्षेत्र के चांदचक गांव के नेशनल हाईवे के किनारे ये गांव बसा हुआ है, और लेकिन इसके बावजूद इस गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। तो तस्वीरें छपरा से आप देख रहे हैं, जहां बाढ़ का पानी तो बेशक कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पानी है, पानी के बीच खटिया डालकर लोग बैठे हुए हैं। इंतजार है कि कब उनको रहने का ठिकाना मिलेगा, जब कब खाने के लिए दाना मिलेगा। और इन सब के बीच आवागमन में जो परेशानी हो रही है वो भी आप देखिए, चाहे आप पैदल जाएं, साइकिल से जाएं या मोटरसाइकिल से जाएं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है। तो छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ की स्थिति में तो सुधार जरूर हुआ है, लेकिन राहत मिलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि खाने की व्यवस्था नहीं है। जहां वो रह रहे हैं वहां बड़ी दिक्कत के साथ रह रहे हैं, क्योंकि घरों में पानी है, सड़कों में पानी है। कहीं जाना है तो मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी पानी को पार करके आपको जाना होता है। और इन सब के बीच जाने के लिए भी लोगों को अपने व्हीकल यानी कि साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल चलकर जाना होता है, जिससे परेशानी लगातार बढ़ रही है। अमनौर में घरों में पानी घुसा हुआ है। छपरा में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और हम अभी खड़े हैं अमनौर विधानसभा क्षेत्र के चांदचक गांव में, जहां पे बाढ़ से लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो इलाका है, यहाँ पे लोगों की क्या हालत है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। घर में कई महिलाएं हैं जो खटिया के ऊपर किसी तरह से अपना ज़िंदगी बसर कर रही है। घर में पूरा पानी घुस चुका है। ये घर जो है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसमें अब कोई नहीं रहता है। लगता है कि यहाँ के घर के लोग निकल चुके हैं, घर छोड़ करके कहीं ऊँचे जगह पर शरण लिए हुए, घर में कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ इन लोगों की काफ़ी बढ़ चुकी है। हमारे पास तो मतलब खाना बनाने के लिए जगह भी नहीं बचा है, ना कहीं हम रह सकते हैं, ना कहीं बैठ सकते हैं। दूसरे किसी के पास जाके हम रात में रहते हैं। हमारे पास कोई जगह अभी नहीं है। हमारे घर के अंदर ठेवना के ऊपर पानी है। दिक्कत हो गल बाटे कि हमने के सूते बैठे के मान तनको सा रहे के बैठे के शरण नहीं के बहुत दुख से बीततानी से हमने के पानी में हिल के आवतानी से जातानी से पानी पिए के भी नहीं के, खाना खाए के भी नहीं के। एक बार फिर आपको मैं दिखाना चाहूँ कि ये जो इलाका है और आप देख सकते हैं कि इस इलाके की क्या स्थिति है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये महिलाएं किस तरीके से अपना ज़िंदगी बसर करी। पिछले 4 दिन से ये हालत है, लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी भयावह हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में लोग अब सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो अधिकारी है वो कुछ जगहों पर राहत तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो तबका है वो इस राहत से वंचित है। और लोगों को इंतजार है सरकारी राहत का, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी भी अब सामान्य हो सके, क्योंकि पानी जो है लगातार बढ़ रहा है और कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो छपरा में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की आपने रिपोर्ट देखी। चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं खगड़िया के अलौली प्रखंड की, जहां बोहरबा गांव में बागमती नदी का कहर बरकरार है। इलाके में कटाव काफी तेज हो गया है, जिसे लेकर इलाके के लोग दहशत में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर एक विशालकाय पेड़ पलक झपकते ही पानी की तेज धार में बह गया। बताते चले कि बोहरबा गांव में अब तक 200 से अधिक लोग कटाव के शिकार हो चुके हैं। लोग दहशत में जी रहे हैं। ऐसी हालत में जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की गई, सिर्फ उन्हें झूठा आश्वासन दिया गया। बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पूरा देश राममय दिखा। इस ऐतिहासिक पल का हर कोई गवाह बनना चाहता था। एक ओर अयोध्या में पीएम शिलान्यास का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दरभंगा में उसी समय अहिल्या उद्धार स्थल पर शंखनाद, होली और भजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज भी मौजूद रहे। भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने बताया कि मिथिला के बिना अयोध्या अधूरा है। अयोध्या स्थान में, जी हां, अहिल्या स्थान में ही प्रभु श्री राम के चरणों से लगकर एक पत्थर की शिला नारी बन गई थी और सारे जग में श्री राम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। स्थान है जिसने प्रकृति को यह जनवाया था कि श्री राम भगवान के अवतार हैं।
जब भगवान का पैर लगा था माता अहिल्या के उस पत्थर से, और वो पत्थर जब शिला से नारी बन गई थी, उस समय में दुनिया ने जाना था